Hello friends, this is the first video lecture of कॉन्ट्रैक्ट लॉ सीरीज। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ का आज हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन में कॉन्ट्रैक्ट लॉ का बेसिक एसेंशियल्स क्या है, उसका बेसिक नेचर क्या है। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट was enacted on 25th April 1872 and it was first enforced on 1st September 1872। तो ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये पहले इनैक्ट हुआ था 25 अप्रैल 1872 में और एंड इट गॉट फर्स्ट इन्फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872। मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें एमसीक्यूज बन जाते हैं बहुत बार। जुडिशरी और क्लैट के एग्जाम में मैंने इस पे एमसीक्यूज देखे हैं, तो इसीलिए मैंने इसको ऐड किया कि इसका इनैक्टमेंट डेट और इन्फोर्समेंट डेट क्या है, तो ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ वी विल सी व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। सो सेक्शन 2H में बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन दिया हुआ है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत ही सिंपल बेसिक डेफिनेशन है। सो जो भी एग्रीमेंट हम अगर कोर्ट में उसको जाके इन्फोर्सेबल है, वो कोर्ट में जाके अगर हम उसको इन्फोर्स कर पाते हैं, देन इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सो अब इसमें क्या है कि एग्रीमेंट क्या है फिर। Agreement is given in section 2E. Every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. तो अगर एक साइड से कोई ऑफर का आया प्रॉमिस, एक साइड से एक्सेप्टेंस हुई और उसमें कुछ कंसिडरेशन है, देन इट विल बी एन एग्रीमेंट। बट एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कुछ और इसेंशियल्स हैं जिनका मीट आउट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ वी आर एबल टू मीट आउट दोज इसेंशियल्स, देन इट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट। So we can say that all contracts are agreement, but all agreements are not contract. सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते, बट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो एग्रीमेंट है फॉर श्योर। क्यों? क्योंकि अगर एक एग्रीमेंट पहले बनता है, फिर उसमें कुछ और इसेंशियल्स चाहिए होते हैं, फिर वो जाके एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो वो इसेंशियल्स क्या है? तो देखिए इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका जो सेक्शन 10 में कॉन्ट्रैक्ट की भी डेफिनेशन दी हुई है एक और, ये मोर और लेस सारे इसेंशियल्स को कवर कर लेता है। तो सेक्शन 10 क्या कहता है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ, मतलब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट। आपकी जो रजामंदी है वो फ्री होनी चाहिए, तो ये एक पहला इसेंशियल हो गया। कॉम्पिटेंट, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो पार्टीज है ना, ये कॉम्पिटेंट होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लायक होने चाहिए। तो इसके लिए बेसिक से हैं, जैसे कि अनसाउंड माइंड नहीं हो, माइनर ना हो, तो ये सारे हैं कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन है ना, जिस चीज की अदला बदली हो रही है वो लॉफुल होनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने किसी को मर्डर करने के लिए किसी को 5 लाख रुपए दिए और मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, ये इन्फोर्सेबल नहीं है, क्योंकि इसका जो कंसिडरेशन है और ऑब्जेक्ट दोनों ही इलीगल है। एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया था मर्डर वाला, ही ज़्यादा फिट बैठ रहा है लॉफुल ऑब्जेक्ट पे। लॉफुल कंसिडरेशन के लिए देख सकते हैं कि अगर मैंने किसी को मान लीजिए अपना घर बेच रहा हूँ और उससे थोड़े से अफीम ले रहा हूँ जो कि इलीगल है बाय कोर्ट, बाय द लीगल सिस्टम, तो मेरा जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, या कोई ऐसे एक्ट के तहत ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना ही मना हो, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। तो अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं, तब फिर वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे फ्री कंसेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट टू पार्टी होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और इट शुड नॉट बी expressly declared to be void. So if these things are there, then the agreement will become contract. Okay. So now what are those essentials जो section 10 में जो essentials दिए हुए हैं उसको अगर हम लोग डिस्कस करें, तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ये तो एग्रीमेंट का ही है कि एक पार्टी ऑफर होना चाहिए, एक पार्टी से एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इवन दो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गिवन नहीं है, बट इट इज द इसेंशियल। क्लियर कट इसका कोई प्रोविजन नहीं है,
बट पार्टीज का इंटेंशन तो होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने का। मैंने किसी से हंसी मजाक में बोल दिया कि अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें अपनी आधी जायदाद दे दूंगा, तो वो मैंने इंटेंटली नहीं बोला था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। Consideration is the third essential competency to party. Consent to be free. Object should be lawful. कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी में वही है कि माइनर या अनसाउंड पर्सन का नहीं होना चाहिए, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, कंसेंट फ्री होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्रॉड या कोएर्जन से नहीं होना चाहिए। अगर मैंने किसी के सिर पे बंदूक रख दी है और बोला कि साइन करो, कॉन्ट्रैक्ट करो कि तुमको ये काम करना है, तो वैसा कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो वॉइडेबल होता है, ठीक है, या फ्रॉड के थ्रू अगर किया है तो। सो ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल, जैसे मैंने भी ऊपर एग्जांपल दिया था। एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। टर्म्स मस्ट नॉट बी वेग और अनसर्टेन। अब जो कॉन्ट्रैक्ट के या एग्रीमेंट के जो टर्म्स है ना वो वेग नहीं होने चाहिए। जैसे अगर मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 100 टन्स ऑफ ऑयल बेचूंगा, तो कौन सा ऑयल बेचूंगा ये तो क्लियर ही नहीं है ना। सो इट इज वेग एंड अनसर्टेन। तो ये सेक्शन 29 में गिवन है कि टर्म्स मस्ट नॉट बी वेग और अनसर्टेन, एंड एग्रीमेंट मस्ट बी केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। और ये एक केपेबिलिटी नहीं चाहिए, इम्पॉसिबल एक्ट ना हो। मैंने किसी से एग्रीमेंट कर लिया कि तुम 1 मिनट में 10 लाख पेज कर दो टाइप, तो ये इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये हो ही नहीं सकता। सो इट इज गिवन इन सेक्शन 56। so, अब अगर हम देखें उसमें एक एसेंशियल था इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। तो देखिए इसका कोई प्रोविजन, क्लियर कट प्रोविजन है नहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बट देन ऑल्सो इन बनवारी लाल वर्सेस सुख दर्शन दयाल में कहा था कोर्ट ने कि इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग द लीगल रिलेशनशिप इज एन एसेंशियल टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो उन्होंने बताया कि इवन दो द प्रोविजन नहीं है बट इट इज अ वेरी एसेंशियल पॉइंट टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इंटेंशन हम कहाँ से देखेंगे कि दोनों पार्टीज के बीच में इंटेंशन था कि नहीं, ये हम देखेंगे कैसे। हो सकता है कि मैंने, मान लीजिए मैंने अपने अपनी बहन से कहा कि अगर तुम मेरा ये काम कर दोगी तो मैं तुम्हें एक ज्वेलरी गिफ्ट करूंगा। तो हो सकता है कि मेरा इंटेंशन ही ना हो कॉन्ट्रैक्ट क्लियर करने का, तो वो इंटेंशन पता कैसे चलेगा। तो वो इंटेंशन जनरली असरटेन होता है टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट से, टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट से और सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस से, कि किस सर्कमस्टेंसेस में मैंने कहा। अब अगर मैंने ऐसे सर्कमस्टेंसेस में कहा कि तो मेरा ये काम कर दो, कि क्या नाम है मैं तुम्हें एक ज्वेलरी दूंगा, और एक रीजनेबल पर्सन को लगता है कि मैं मेंट कर रहा हूँ, तो आई विल बी बाउंड। बट अगर मैंने मजाक ही मजाक में कह दिया है देन आई वोंट बी बाउंड। तो इसीलिए इसको कहा गया है सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस को भी देखना होगा। तो इसमें जैसे जनरली देखा जाता है कि सोशल, जनरली ऐसा हर समय क्लियर जरूरी नहीं है, बट सोशल और फैमिली एग्रीमेंट जो होते हैं ना, जो अरेंजमेंट्स होते हैं, वो क्या नाम है, अ, वो उसमें इंटेंशन नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट करने का। बट जो बिजनेस एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें इंटेंशन होता है कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब इसमें दो एक इंपॉर्टेंट केस है, बैल्फर वर्सेस बैल्फर एंड मैक ग्रीगर। सो इन बैल्फर वर्सेस बैल्फर क्या हुआ कि एक कपल था, वो इंग्लैंड गया था, ठीक है। अब वो कपल जब इंग्लैंड गया, हस्बैंड एंड वाइफ, तो हस्बैंड को वापस आना पड़ा सीलोन अपने वर्क की वजह से। तो उसने प्रॉमिस किया कि वो उसे 30 पाउंड पर मंथ वाइफ को एज अ मेंटेनेंस भेजेगा, बट ही फेल्ड, ठीक है। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ही वॉज नॉट लाइबल, क्योंकि जिस समय उसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था ही वॉज नॉट इंटेंटिंग, उसने ऐसे ही कैजुअल वे में बोला था। तो दैट इज वाई इस केस में कोर्ट ने ये बताया कि इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन इज इंपॉर्टेंट। अब वही ऐसे ही सेम केस है मैकग्रीगर वर्सेस मैकग्रीगर में। इसमें हस्बैंड वॉज लाइबल, क्यों? क्योंकि इसमें हस्बैंड और वाइफ में एग्रीमेंट हुआ कि हस्बैंड विल प्रॉमिस टू पे हर सम अलाउंस, और वाइफ जो है विल रिफ्रेन फ्रॉम प्लेजिंग हिज क्रेडिट, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ कि देयर वाज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये इसका क्रेडिट नहीं पे वो करेगी प्लेज,
और ये इसको कुछ अलाउंस देगा। तो इंटेंशन और सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस की बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंस है। सेम एक और केस है जोन्स वर्सेस पैडेवेटन का। इसमें एक मदर ने अपनी डॉटर से एग्रीमेंट किया कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो और तुम ये पर्टिकुलर कर लो कोर्स, इसका पूरा खर्चा मैं तुम्हें उठाऊंगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड था, बट एक रीजनेबल टाइम के लिए। अब उस डॉटर ने क्या किया, वो 5 years का कोर्स कंप्लीट हो गया, उसे वो कोर्स भी कंप्लीट नहीं कर पाई और वो और पैसे डिमांड कर रही है। तो कोर्ट ने वही कहा कि दी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बट फॉर अ रीजनेबल टाइम। एक कोर्स को कंप्लीट होने में 5 years का टाइम रीजनेबली सफिशियंट है। तो मदर को बस 5 to 6 years ही आपको सपोर्ट करना था। आप जो एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं दैट इज अनरीजनेबल। ठीक है। टेस्ट क्या होगा इसका? जो टेस्ट होगा कि कॉन्ट्रेक्चुअल इंटेंशन था कि नहीं, ये इट शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड नॉट सब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या है कि टेस्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल इंटेंशन, भाई कि कैसे पता चले कि इंटेंशन है कि नहीं। तो वो जो टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये नहीं देखा जाएगा कि पार्टीज ने अपने दिमाग में क्या सोचा, ये नहीं देखा जाएगा कि पार्टीज के दिमाग में था कि नहीं कि हम ये इंटेंशन ही नहीं कर रहे क्रिएट करने का। ये देखा जाएगा कि एक रीजनेबल पर्सन को क्या लगता है कि ये लोग इंटेंट कर रहे हैं कि नहीं। हो सकता है एक पार्टी सोच रही हो कि कॉन्ट्रैक्ट है, बट एक रीजनेबल पर्सन के हिसाब से अगर बाहर से देखें तो ये लग रहा है प्राइमा फेसाई कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये तो एक प्रॉमिस है, एक मतलब बहुत कैजुअल वे में। तो रीजनेबल पर्सन का टेस्ट देखेंगे। सो द ऑब्जेक्ट द इंटेंट शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड नॉट सब्जेक्टिव। आपके मन में क्या है उससे मतलब नहीं, एक रीजनेबल पर्सन को क्या लगता है उससे मतलब है। अब जैसे इसमें एक केस है सिमकिन वर्सेस पेस। इसमें क्या था कि एक मदर डॉटर और एक पेइंग गेस्ट, उनके घर में कोई गेस्ट रह रही होगी। तो पेइंग गेस्ट ये तीन लोग क्रॉस वर्ड पजल सॉल्व करते थे। तो कभी कोई जाके पोस्ट कर देता था, कभी कोई जाके स्टैम्प का खरीद लेता था। तो जब एक दिन क्या हुआ, लॉटरी लग गई। तो मदर और डॉटर पीजी गेस्ट के साथ शेयर नहीं कर रहे थे कि हमारा तो इंटेंट ही नहीं था, हम तो हंसी मजाक में सॉल्व कर रहे थे और ये नाम तो हमारे था, तो ये जो लॉटरी का पजल है। तो कोर्ट ने ये कहा कि एक रीजनेबल पर्सन को ये इंटेंशन लगेगा कि द पीजी गेस्ट वो फ्री का तो जा नहीं रही है, उसका भी इंटेंशन है कि कभी अगर हम लोग जीते तो मेरे साथ भी प्राइस शेयर किया जाएगा। तो कोर्ट ने कहा कि दे आर बाउंड टू शेयर द प्राइस एंड देयर इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल इंटेंट। तो ये है सिमकिन वर्सेस पेस। अब हम लोग आ जाते हैं काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये वी विल बी डिस्कसिंग इन दी नेक्स्ट क्लास इन डिटेल। तो जो काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, वॉइड, अनइन्फोर्सेबल, एक्सप्रेस्ड, इम्प्लाइड, क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको अब हम लोग काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करते हैं। अभी तक के लिए हमने क्या देखा कि कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या है, उसका एसेंशियल क्या है, एग्रीमेंट्स क्या है, और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वी विल बी सीइंग इन दी नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू ऑल।